इग्नू IQ हिंदी आपका अपना इंस्टीट्यूट इग्नू के सभी कोर्सेज की पढ़ाई के लिए अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं BHIC 101 जिसका शीर्षक है भारत का इतिहास भाग 1। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि किसी भी सब्जेक्ट का या कोर्स का आपको हैंड रिटन असाइनमेंट या PDF असाइनमेंट बनानी हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए या प्रैक्टिस सेट चाहिए या फिर किसी भी सब्जेक्ट का या कोर्स का आपको जूम क्लास ज्वाइन करना हो, जूम क्लास के साथ जो है सारे स्टडी मटेरियल्स आपको फ्री में मिल जाते हैं, या फिर आपको सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट बनवानी हो तो दिए गए नंबर पर फोन करके या व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करके प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स आप ले सकते हैं और हैंड रिटन असाइनमेंट, क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस सेट, जूम क्लास एंड प्रोजेक्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। BHIC 101 को जो है कितने खंडों में बांटा गया है आप देख सकते हैं। टोटल 4 खंडों में इसको विभाजित किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे खंड 1 से। खंड 1 जो है उसमें चैप्टर 1 से हम इसकी शुरुआत करेंगे। खंड 1 का शीर्षक है प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनः निर्माण, यानी भारत के जो प्राचीन इतिहास है उसका फिर से जो है वो निर्माण कैसे किया गया है। इसमें यूनिट 1 अध्याय 1 आप लोगों के सामने है, भौगोलिक क्षेत्र और स्रोत, यानी भारत के भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में हम जानेंगे और उनके स्रोत कहाँ से किन चीज़ों को लिया गया है इसके बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझिए भौगोलिक स्रोत। भौगोलिक का मतलब होता है कि क्षेत्रीय। जैसे कि भारत को अगर आप ध्यान से देखें, भारत के मानचित्र को, तो उत्तर में आपको हिमालय दिखेगा, हिमालय के नीचे आते हैं तो गंगा का मैदान, उसके नीचे तो प्रायद्वीपीय भाग फिर आ जाते हैं, समंदर का तट आ जाता है, पश्चिमी घाट आ जाता है, भारत का रेगिस्तान आ जाता है। तो ये सभी क्या है, भौगोलिक क्षेत्र में भारत को विभाजित किया गया है, उसकी हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना को हम स्किप इसलिए करते हैं क्योंकि प्रस्तावना में वही चीज़ दी हुई है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो प्रस्तावना को स्किप करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। पहला पॉइंट आपका है भौगोलिक क्षेत्र। देखिए, भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करने के पीछे मुख्य उद्देश्य आपको भारत के विभिन्न हिस्सों की स्थलाकृति यानी जमीन की आकृति में दिखाई देने वाली भिन्नताओं से परिचित कराना है। किसी भी क्षेत्र के भौतिक भूगोल और उसके बसावट के प्रतिरूपों के बीच एक गहरा रिश्ता है। कहने का तात्पर्य है कि भौगोलिक क्षेत्र के बारे में हम पढ़ते इसलिए हैं ताकि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के स्थलाकृति जो कि भिन्नताएं हैं उसको जान सके। जैसे आप उत्तर की ओर बढ़ते जाएंगे तो आपको बर्फ की जो है वो वादियां देखने को मिलेंगी, हिमालय का पर्वत देखने को मिलेगा, उसके नीचे आप आएंगे तो गंगा का जो है वो उपजाऊ मैदान आपको दिखेगा, उसके नीचे मध्य भारत का हिस्सा है, दक्कन का पठार है और भारत का जो है वो प्रायद्वीपीय भाग है, समंदर का तटीय इलाका भी है, भारत में जो है वो द्वीप भी है, आइलैंड भी है। तो कितने भिन्नताएं हैं, रेगिस्तान भी अलग है, कितने भिन्नता हैं। नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो आपको जो है जंगल, घने जंगल मिलेंगे, यहाँ पर भी भिन्नताएं हैं। तो देखिए क्या क्या बांटा गया है, भू आकृति लक्षणों के आधार पर जो है वो उपमहाद्वीप को 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश जो ऊपर है, सिंधु गंगा का जो मैदान है और प्रायद्वीपीय भारत मतलब नीचे वाला हिस्सा, मध्य भारत से लेकर जो है आपका शुरू होता है अंतिम तक, वो है प्रायद्वीपीय भारत। यह माना जाता है कि हिमालय पर्वत पृथ्वी की सबसे अंतर्भव पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की पर्वतीय श्रृंखलाओं के अपक्षय और भूमि कटाव के कारण जलोढ़ यानी कछारी मिट्टी निरंतर बहकर भारी मात्रा में मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। यानी हिमालय की जो नीचे मिट्टियां हैं ना, वो बहते बहते पानी के साथ, बर्फ के पानी के साथ बहते बहते जो है वो मैदान की क्षेत्र में वो आ जाता है। हिमालय की बर्फ के पिघलते रहने से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र इन 3 बड़ी नदियों में निरंतर जल का प्रभाव बना रहता है। भारत की जो तीनों नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, काफ़ी पवित्र है। यमुना भी है, ये भी यमुनोत्री से आती है, बहुत ही पवित्र है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ जाते हैं। सिंधु के मैदानों में भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ, जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं।
ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और उसका प्रमाण है। उससे पहले की किसी भी सभ्यता के बारे में हमें प्रमाण नहीं मिलता। यानी सिंधु और गंगा के किनारे ही हमारी सभ्यता का विकास हुआ था। उत्तर के मैदानों और प्रायद्वीपीय भारत को एक विशाल मध्यवर्ती क्षेत्र, जिसे मध्य भारत, जो कि मैंने वीडियो के पहले ही आपको कह दिया, इसे अलग किया जा सकता है। उत्तर के मैदान और प्रायद्वीपीय भारत को जो अलग करता है वो है मध्य भारत। यह मध्यवर्ती क्षेत्र जो है गुजरात से लेकर पश्चिम उड़ीसा तक लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, गुजरात से लेकर उड़ीसा तक, ईस्ट छोर से लेकर ईस्ट छोर तक दूरी क्या है, 1600 किलोमीटर। राजस्थान की अरावली पहाड़ियां जो है सिंधु के मैदानों को प्रायद्वीप से अलग करती हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र में विंध्याचल और सतपुरा की पर्वत श्रेणियां और छोटा नागपुर का पठार है, जो बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में फैला है। झारखंड के जितने भी बच्चे होंगे उनको पता होगा छोटा नागपुर झारखंड का हिस्सा है, इसके बारे में उन्हें पता होगा। मध्यवर्ती क्षेत्र या मध्य भारत के दक्षिणी सिरे पर वह भूरचना शुरू होती है जिसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। इसमें 4 प्रमुख नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कौन कौन सी नदियां हैं? ये नदी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इसे दक्षिण भारत की नदियां भी कहे तो गलती नहीं होगी। इन नदियों के कारण इस पठारी क्षेत्र में जलोढ़ मैदान बना, उपजाऊ बना, क्योंकि मिट्टी जो है बहते बहते आ गई। और नदियों के दहानों यानी डेल्टा में मूल आवास क्षेत्रों का विकास हुआ, लोग रहने लगे। देखिए, अभी तो इतिहास पढ़ना हम शुरू किए हैं, है ना, तो इसमें हम सभ्यता का विकास कैसे हुआ, कैसे नदियों के किनारे जाकर लोग बसने लगे, क्यों बसने लगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नदी के किनारे लोगों के बसने का, जीवन के बसने का जो मकसद था वो ये था, कारण ये था कि मिट्टी काफ़ी उपजाऊ थी और साथ ही साथ जो है पानी बहुत ही आसानी से उपलब्ध था। आगे बढ़ते हैं। यहां दीर्घ काल तक सांस्कृतिक विकास की धारा प्रवाहित हुई, यानी विकास हुआ, और जो प्राचीन काल से प्रारंभ होकर मध्य काल से होते हुए आधुनिक काल आज तक बहती जा रही है ये नदियां, और सभ्यता का विकास भी होता जा रहा है। देखिए, सभ्यता का विकास वहीं पर होता है, उसी स्थान में होता है जहां पर पानी का अच्छा स्रोत होता है। सभ्यता का विकास भी वहीं पर होता है। भारत की संस्कृति काफी प्राचीन है। क्यों? क्योंकि भारत में प्राचीन नदियां हैं। चाइना का भी सभ्यता बहुत प्राचीन है। मिस्र जाएंगे तो मिस्र की सभ्यता भी बहुत प्राचीन है ना, क्योंकि वहां पर नदियां हैं। तो जहां नदियां हैं वहां सभ्यता का विकास हुआ। मध्य भारत में बहने वाली नर्मदा और ताप्ती नदियों का प्रवाह, नर्मदा कहां से प्रवाहित होती है? तो नर्मदा होती है, ये जीके जीएस में सवाल पूछता है। तो नर्मदा जो नदी है वो निकलती कहां से? उद्गम स्थल कहां है? अमरकंटक। अमरकंटक से निकलती है और ताप्ती नदी का प्रवाह पश्चिम की ओर है, ये पश्चिम की ओर बहती है। पर्वतीय मध्य भारत में लंबी दूरी तय करने के बाद यह नदियां गुजरात में जाकर अरब सागर में मिल जाती है, यानी कावेरी और ताप्ती, है ना। उपमहाद्वीप के इस भाग की प्रमुख विशेषता दक्कन का पठार, जो कि मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में फैला हुआ है और कर्नाटक भी शामिल है, पढ़ेंगे आगे। यह उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणियों से लेकर कर्नाटक की दक्षिणी सीमाओं तक फैला है। महाराष्ट्र और मध्य भारत के भूभागों में काली मिट्टी, अब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि जो काली मिट्टी है, ये काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए जो है फेमस है। चलिए, तो इसका जो आंसर मैं लास्ट में दे दूंगा। तो काली मिट्टी विशेष रूप से उपजाऊ है क्योंकि इसमें नमी बनी रहती है, मॉइस्चर जो है तब बनी रहती है, और इस जमीन को स्वहलित भूमि यानी ऐसी भूमि माना जाता है जिसमें जुताई की आवश्यकता नहीं होती, हल चलाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, बिना हल चलाए जो है आप इसमें खेती कर सकते हैं। यह भूमि कपास, ज्वार, मूंगफली और तिलहन की अच्छी फसल देती है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है और महाराष्ट्र में जो है कपास की खेती भारी मात्रा में होती है। पश्चिम और मध्य भारत में प्रारंभिक कृषि संस्कृतियां इसी क्षेत्र में पनपी। चलिए आगे अब देखते हैं विशिष्ट प्रमुख भौगोलिक इकाइयां। इसमें सबसे पहला जो नाम आपका आ जाएगा वो है हिमालय और पश्चिमी सीमा प्रदेश। तो हिमालय को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है।
हिमालय को भी 3 भाग में बांट दिया गया है। पहला है पूर्वी हिमालय, पूरब का हिमालय, दूसरा है पश्चिम का हिमालय और अंतिम में है मध्यवर्ती हिमालय। तो पूरब, पश्चिम और मध्यवर्ती, इसका मतलब समझ में नहीं आया? देखिए, ऐसे तो हिमालय को और भी आगे बांटा गया है, वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर है पूरब, पश्चिम और मध्य। पूरब कौन सा है? ये इलाका पूरब का इलाका है, ये पश्चिम का इलाका है और ये इलाका है मान लीजिए किसका? मध्य। तो 3 भागों में हिमालय का जो है हमने बांटा है। तो एक एक करके सबका हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, पूर्वी हिमालय पर्वत श्रृंखला ब्रह्मपुत्र के पूर्व में उत्तर दक्षिण दिशा में असम से लेकर दक्षिण चीन तक फैली हुई है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, देखिए कहाँ से कौन सी नदी बहती मैं दिखा दूँ आपको एक बार। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, वो इस प्रकार से बहकर जो है ऐसे अरुणाचल में घुसती है। यानी जो ज़्यादा हिस्सा है ब्रह्मपुत्र नदी का वो चाइना के पास है, वो तिब्बत, और पहले तिब्बत था, तिब्बत में है, अभी तो चाइना ने उसको हाईजैक कर लिया है, तो तिब्बत में है। तो तिब्बत में जो है, तो तिब्बत में इस ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? सांगपो नदी। ये किताब में दिया हुआ है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जान लीजिए, जनरल नॉलेज है, सांगपो नदी कहते हैं। और जैसे ही ये आता है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में ये घुसती है ना, तो यहाँ पर 2 सहायक नदियाँ उसका हेल्प करती है, 2 सहायक नदियाँ। और इन 2 सहायक नदियों का नाम क्या है? देहांग दिवांग, है ना, देहांग दिवांग इस तरह कुछ है। तो ये आपको मैंने बता दिया। तो अब आगे बढ़ेंगे, सब किताब में आपका दिया हुआ जो है वो नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कैसे कैसे गुजरती है मैंने बता दिया। हालांकि पूर्वी हिमालय पर्वतमाला के बीच से गुजरने वाली मार्ग दुर्गम है, फिर भी यहाँ पर भी जो है सभ्यता का विकास हुआ और ये एक मार्ग था, रास्ता। चाइना के जो लोग थे इधर आते थे पढ़ने के लिए, नालंदा यूनिवर्सिटी में, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए वो आया करते थे। तो सांस्कृतिक विकास जो है ऐसे हुआ। मध्यवर्ती, अब मध्य का जो हिमालय है वह भूटान से त्रिचाल तक फैली है, तिब्बत के विशाल पठार की सीमा पर स्थित है। भारत और तिब्बत के बीच व्यापार तथा अन्य प्रकार के संबंध इसी सीमा प्रदेश के माध्यम से बने रहे। अब देखिए, भारत और तिब्बत के बीच में व्यापार, आप सुन के ये आश्चर्य हो जाएंगे, ये सब बातें किताब में नहीं मिलेंगी आपको। हिमाचल प्रदेश में एक गांव है ना, उस गांव का नाम मैं अभी देखिए भूल रहा हूँ, जो उसका गांव का नाम है मैं बता दूंगा बाद में कमेंट में। तो जो वो गांव है ना, उस गांव से सीढ़ी बनी हुई थी तिब्बत तक जाने के लिए। तो ये ट्रेड रूट था, व्यापार का रास्ता था वो, उसे कहते हैं ट्रेड रूट, है ना। संकरी हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला हिमालय से दक्षिण पश्चिम की ओर गांधार प्रदेश, अफगानिस्तान की बात हो रही है, वहां तक फैली हुई है, क्योंकि अफगानिस्तान तक आपको बर्फ देखने को मिलेगा, हिमालय ऐसे फैली हुई है ना, ठीक है। तो कुछ हिस्से में अफगानिस्तान में भी ठंड पड़ती है। और चूंकि अगर हमारा देश जो है वो अलग नहीं हुआ होता तो हम अफगानिस्तान के साथ जो है बॉर्डर शेयर कर रहे होते। भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से पश्चिमी अफगानिस्तान का गहरा संबंध पूर्व के ईरान से है, क्योंकि अफगानिस्तान और ईरान का क्या है? बॉर्डर है। तो उस लिहाजे से यह भी हमारा पड़ोसी देश हो गया। लेकिन दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान सांस्कृतिक रूप से नवपाषाण काल, यानी जो पाषाण काल का सबसे नया दौर था, जब इंसान ने पत्थर का इस्तेमाल करना जब शुरू ही किया था, काल से ही भारतीय उपमहाद्वीप के निकट रहा है। यानी जो ईरान और इसकी जो सभ्यता है अफगानिस्तान का, वो हमसे संपर्क में है, ठीक है, भारत के साथ। अब देखिए आउटलाइन दे दिया, ये ट्रेड रूट दे दिया, कैसे 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 जो है, देखिए यहाँ पर है हिंदुकुश पर्वत, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, है ना, ये जो है ये आपका हो गया हिंदुकुश, ये पर्वत है। देखिए भारत से हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं ना, तो बीच में आपका आ गया पाकिस्तान, नहीं तो जो है हम लोग यहाँ पर अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर कर रहे होते। समझ गए ये चीज़? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। मैप भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। खैबर दर्रा, दर्रा मीन्स होता है पास, ठीक है। ये दो मान लीजिए पहाड़ है, ये दो पहाड़ है, पहाड़ के बीच से रास्ता निकला है, तो इसे कहते हैं दर्रा, पास कहते हैं। भारत में कई दर्रे हैं, जैसे एक है आपका रोहतांग पास, है ना, उसके बाद और एक कुछ है आपका खारदुला या इस तरह कुछ है, पास है। तो खैबर दर्रा
ये एक पास है और काबुल नदी इस क्षेत्र को सिंधु के मैदान से जोड़ देता है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि अफगानिस्तान के इस भाग में स्थित सोर्तुगई हड़प्पा की सभ्यता का एक प्रमुख व्यापारिक बाह्य केंद्र था। यानी जब हड़प्पा सभ्यता विकसित थी हमारे इस देश में, है ना, तो उस समय जो है अफगानिस्तान तक, ईरान तक हमारा ट्रेड और व्यापार चलता था। काबुल और कांधार जैसे प्राचीन नगर ईरान और भारत के बीच व्यापार मार्गों में स्थित थे। अब देखिए क्या कहा गया है, वे सभी प्रमुख मार्ग जो अफगानिस्तान से होकर भारत के मैदानों को ईरान और मध्य एशिया से जोड़ते हैं, गोमल, बोलन और खैबर दर्रे से होकर जाता है। ऐतिहासिक कालों अथवा उससे भी पहले से व्यापारी, हमलावर यानी जो हमला किए भारत पर, और विविध सांस्कृतिक प्रभाव भी इन मार्ग से होकर ही भारत आए थे। यूनानी, शक, कुषाण, हून आदि इन्हीं मार्गों से भारत आए। बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति के अन्य प्रभाव अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक इन्हीं मार्गों से फैले। यानी ये एक रास्ता था, ये एक रूट था। यहाँ पर देखिए रेनफॉल के बारे में दिया गया, यानी जो बरसात होती है ना उसके बारे में। तो कहाँ कितना मीटर जो है, मतलब सेंटीमीटर, माफ़ कीजिएगा, कि बरसात को जब हम लोग मापते हैं तो सेंटीमीटर में मापते हैं। तो कहाँ कितना बरसात जो है वो होता है वो यहाँ पर दिया गया है। तो एबव 200, तो 200 से ऊपर कहाँ पर बरसात होती है देखिए ये। और ये इलाका पता है क्या है, इस इलाके का नाम है पश्चिमी घाट। ध्यान दीजिएगा, ये इलाका जो है ये पश्चिमी घाट का इलाका है, इसे कहते हैं पश्चिमी घाट। जहाँ पर 100 से 200 आपका सेंटीमीटर की बरसात होती है वो ये वाला इलाका है, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग जो है वो प्रायद्वीपीय भारत। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। ये वाला हिस्सा तो दक्षिण का हिस्सा है, जानते ही होंगे। अब देखिए यहाँ पर भी मैंने कहा था ना मेघालय में अधिक बरसात होती है, तो ये मेघालय का इलाका देखिए, इन नॉर्थ ईस्ट में बहुत बारिश होती है, बहुत ज़्यादा। 200 सेंटीमीटर से ऊपर की जो बारिश होती है वो यहाँ पर होती है। चलिए, तो पढ़ते साथ साथ मैप भी हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। फॉरेस्ट टाइप्स, कहाँ पर किस प्रकार का जंगल है। देखिए एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब होता है वो फॉरेस्ट जो हमेशा हरी भरी रहती हैं। तो इसके सहारे जो आप देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ में जो है आपका हिमालयन फॉरेस्ट है। यानी ये इलाका जो आप देख रहे हैं ना, ये इलाका, ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ एक बार फिर से। ये जो इलाका है और ये यहाँ पर जो ये इलाका है, ये क्या है, ये हिमालयन फॉरेस्ट यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, सिंधु के मैदान की बात करेंगे। अब सिंधु का मैदान, इन दर्रों से निकलने वाले जो मार्ग है वो सिंधु के उपजाऊ मैदानों की तरफ ले जाते हैं। इस मैदानी क्षेत्र को 2 भागों में बांटते हैं, एक पंजाब और एक सिंध। सिंध अभी पाकिस्तान में है और पंजाब तो 2 हिस्सों में बट गया, एक पाकिस्तान वाला पंजाब और एक हमारा भारत वाला पंजाब। देखिए पंजाब का अर्थ है 5 नदियों का संगम। और ये 5 नदी क्या है? रावी, व्यास, चेनाब, झेलम, सतलुज। ये मुंह जुबानी सभी बच्चों को जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको याद होनी चाहिए। विस्तृत जलोर मैदान के बीच में बहने वाली सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों ने इस क्षेत्र को बहुत ही उपजाऊ बना दिया। और इसलिए पंजाब और हरियाणा में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो खेती वगैरह जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर होती है। आगे देखिए यहाँ पर दिया गया है, सिंधु घाटी का निचला क्षेत्र और दहाता मिलकर सिंध प्रदेश का निर्माण करते हैं। सिंध प्रदेश सिंधु नदी का प्रदेश है और बड़ी मात्रा में चावल और गेहूं उत्पन्न करता है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। सिंधु मैदान में 3री सहस्राब्दी BCE के उत्तरार्ध यानी शुरू में और 2री सहस्राब्दी BCE के पूर्वार्ध में के दौरान जो है भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीय संस्कृति यहीं पर पनपी। पहला शहर, पहला नगर हड़प्पा सभ्यता का, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, पढ़ेंगे उन सब के बारे में, है ना। अब गांगेय उत्तरी भारत, गंगा के मैदान को पहले पढ़ा हमने सिंधु वाला, अब गंगा वाला। ऊपर का क्षेत्र, मध्य का क्षेत्र और निचला क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश यानी अभी का जो पश्चिम और मध्य का उत्तर प्रदेश है के ऊपरी मैदानी क्षेत्र में अधिकांश दोआब का इलाका शामिल है। यह संघर्ष और सांस्कृतिक दोआब मीन्स जो 2 संगम मिल जाता है,
है ना। तो सांस्कृतिक संश्लेषण का क्षेत्र रहा, जहाँ नदियाँ हैं वहाँ संस्कृति सभ्यता पनपी। हड़प्पा संस्कृति के इस क्षेत्र तक फैला हुआ था, इसका भी सबूत है। यह क्षेत्र चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का केंद्र भी था। मृदभांड का मतलब होता है, देखिए आगे पढ़ेंगे हम लोग, ये होता है मृदभांड, है ना, मटका, है ना, मटका जो होता है ना मिट्टी का बर्तन, मृदभांड, ये पढ़ेंगे आगे। तो ये यहाँ पर जो है हमें उपलब्ध हुआ है, हमें मिला है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। प्रयागराज, है ना, आज का जो प्रयागराज है, इलाहाबाद इसे कहते हैं। दोआब की सीमा पर गंगा और यमुना नदियों का संगम, मैंने पहले कहा ना कि दो संगम जब मिल जाते तो दोआब कहते हैं, पर स्थित है। गंगा का मैदान का मध्य क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैला है। यह वही क्षेत्र है जहां प्राचीन कौशल, काशी और मगध स्थित थे, प्राचीन बड़े बड़े क्षेत्र। यह क्षेत्र 6ठी शताब्दी BCE से ही नगरीय जीवन, मौद्रिक अर्थव्यवस्था, मुद्रा का प्रचलन था, यानी सिक्कों का, चाहे मिट्टी के हो, चाहे कांसे के हो, पीतल के हो, और व्यापार का केंद्र भी रहा, क्योंकि नदी है तो व्यापार होगा नदी के रास्ते। इस प्रदेश ने मौर्य साम्राज्य के विस्तार को आधार प्रदान किया और यह भूप्रदेश राजनीतिक दृष्टि से गुप्त काल तक महत्वपूर्ण बना रहा, क्योंकि संस्कृति काफी फूला फैला और इसका विस्तार हुआ। आगे देखिए, गंगा के मैदान का ऊपरी और मध्य क्षेत्र भौगोलिक रूप से उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी और दक्षिण में मध्य भारत की पर्वत श्रृंखलाओं से सीमाबद्ध है, मतलब लॉक है। मैदान का निचला क्षेत्र बंगाल तक फैला है, और इसलिए बंगाल भी क्या है, बहुत उपजाऊ है। क्यों? क्योंकि गंगा से जो जलोढ़ मिट्टी बह के आती है ना, वो पूरे क्षेत्र को, उत्तर प्रदेश में गन्ना का बहुत खेती होता है कि नहीं, बिहार में लीची वगैरह का, और पश्चिम बंगाल में चावल, धान का। बंगाल का विस्तृत मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ यानी कचारी मिट्टी से निर्मित हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ है बंगाल की धरती, धन धान्य से भरा हुआ है। अन्य बृहद बसावट वाले क्षेत्रों की तुलना में गंगा का मैदान अनेक घनी बस्तियों वाला क्षेत्र है, क्योंकि गंगा सबसे लंबी नदी है भारत में, और सबसे लंबी नदी होने के कारण जो है दूर तक फैली है, और जहाँ जहाँ ये नदी फैली वहाँ सभ्यता का विकास हुआ, वहाँ अधिक लोग बसे। तो जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर हुई? गंगा नदी के किनारे। अति प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक इस प्रदेश की यही स्थिति बनी हुई है। बंगाल के मैदान से लगी हुई ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित दूर तक फैली असम की घाटी है। यह 600 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। सांस्कृतिक रूप से असम बंगाल के निकट है, सटा हुआ है, लेकिन ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से यह प्रदेश उड़ीसा की तरह देर से विकास प्रक्रिया में आने वाला प्रदेश है, असम। अब हम बात करेंगे पूर्व, पश्चिम और मध्य भारत की। मध्य भारत एक पूरी तरह से भिन्न प्रकार का क्षेत्र है। उसमें कोई भी ऐसा विशेष स्थान नहीं है जिसे केंद्र स्थान मानकर बात की जाए। अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व में राजस्थान राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग मालवा उपक्षेत्र का अंग, अरावली क्षेत्र जो है वो, ठीक है, राजस्थान से मध्य प्रदेश तक कुछ कुछ फैला हुआ है। इस प्रदेश की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। मध्य प्रदेश में नदी बहती है, कौन सी नदी? नर्मदा, अमरकंटक से। इसलिए यहाँ सिंचाई के अभाव के बाद भी अच्छी फसलें उपज जाती है। इस प्रदेश में ताम्रपाषाण युग यानी तांबा और पत्थर युगीन इन बस्ती काफ़ी संख्या में फैली हुई है, यानी तांबे के और पत्थर के हमें साक्ष्य मिलते हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए प्रतीत होता है कि यह प्रदेश हड़प्पा कालीन समुदायों और मध्य भारत और उत्तरी दक्कन के दूसरे ताम्रपाषाण युगीन समुदायों के बीच एक पुल रहा, मतलब दोनों समुदाय को जोड़ा, दोनों संस्कृतियों को जोड़ा, है ना। चलिए मध्य भारत आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के नाम से हम लोग जानते हैं। मध्य भारतीय क्षेत्र जिसमें विशेष रूप से दक्षिण बिहार, उस पश्चिमी उड़ीसा और पूर्व मध्य प्रदेश आते हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। इस प्रदेश के आदिवासी निकटवर्ती क्षेत्रों के सांस्कृतिक प्रभाव में आकर प्रारंभिक ऐतिहासिक कालों से, या यूं कहें कि गुप्त काल से, भारतीय समाज के प्रमुख जाति कृषक आधार वाले ढांचे से जुड़ते, यानी खेती करते हैं। आदिवासी समाज अधिकतर खेती करते हैं।
गुजरात मध्य भारत क्षेत्र का पश्चिमी किनारे पर स्थित है, सबसे पश्चिमी छोर पर है गुजरात और राजस्थान। यह प्रदेश 3 प्राकृतिक भागों से बटा हुआ है। सौराष्ट्र गुजरात में है, अनर्त ये भी गुजरात का हिस्सा है, और लाट ये भी गुजरात का ही हिस्सा है, बांटा गया है। उत्तरी गुजरात, दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र। गुजरात का मध्यवर्ती प्रायद्वीप कठियावाड़ है कहलाता है। इस प्रदेश का एक और प्राकृतिक भाग कच्छ के रण का निचला इलाका है। मानसून के दिनों में कच्छ का रण दलदलीय क्षेत्र में बदल जाता है। हालांकि गुजरात एक अलग थलग क्षेत्र प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में यह हड़प्पा कालीन समय से ही निरंतर प्राचीन बस्तियों का क्षेत्र रहा। यानी आज से हजारों साल पहले, 5000 साल पहले भी यहाँ पे इतिहास का हमें प्रमाण मिलता है। अपनी संरक्षित स्थिति और लंबी तटरेखा के कारण गुजरात 4000 साल से भी अधिक समय से तटीय और विदेशी व्यापार का केंद्र रहा, क्योंकि समंदर है तो व्यापार आसानी से हम लोग कर सकते हैं। मध्य भारत पर्वत श्रृंखलाओं के पूर्वी छोर पर गंगा के दहाने के दक्षिणी पश्चिम में उड़ीसा के तटवर्ती मैदान है। समृद्ध कृषि आधार वाला उपजाऊ तटवर्ती मैदान मानव गतिविधि का स्थल है और सामाजिक सांस्कृतिक विकास का केंद्र भी रहा है। उड़ीसा ने अपनी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान देर से जो है वो पाई है। अब बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत जो है ना, तटवर्ती मैदानों और दक्कन के पठार से निर्धारित होती है। दक्कन का पठार 4 भागों में बटा हुआ है। 4 दक्कन का जो पठार है ना, वो 4 राज्यों में है। महाराष्ट्र में 4 राज्य का नाम मुंह जुबानी याद होना चाहिए। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। दक्षिण पश्चिम आंध्र के प्रारंभिक नवपाषाण युगीन लोगों ने अनुकूल व्यवहार नीति के रूप में पशु चारण को अपनाया, तो दक्कन ताम्रपाषाण युगीन मानव समुदायों ने कृषि को अपना उद्यम बनाया। यानी कृषि ही पहला चॉइस था लोगों का खेती करने का। क्षेत्रों की प्रकृति इंपॉर्टेंट तो है, थोड़ा सा इसको हम लोग पढ़ेंगे। क्षेत्रों की प्रकृति कैसी है, देखिए थोड़ा सा यहाँ भी हमें जानना जरूरी है। क्षेत्रों को वर्गीकृत तो हमने कर दिया, देख लिया है ना, हमने भी देख लिया कहाँ कहाँ किसका केंद्र है, किसका क्या नहीं है। अब देखिए, अस्थायी केंद्रीय क्षेत्र गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी जैसी मुख्य नदी घाटियों के क्षेत्र हैं, और इन क्षेत्रों में मानवीय बस्तियां अधिकतर संख्या में पाई जाती है क्योंकि नदी है। संसाधनों की उपलब्धता तथा व्यापार और संचार के अभिसरण ने इन क्षेत्रों के महत्व को और भी बढ़ा दिया। तर्कसंगत ही है कि ये क्षेत्र महत्वपूर्ण शक्ति केंद्रों के रूप में उभरे हैं, किंतु यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि किसी का महत्वपूर्ण केंद्र होना इस बात पर निर्भर करता है कि ऐतिहासिक कारण उस क्षेत्र पर किस प्रकार अभिसारित होते हैं, यानी फैलते हैं, है ना। चलिए, मतलब ये उसी के बारे में दिया गया जो हमने अभी तक पढ़ा है। कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। देखिए, ये पढ़ना जरूरी नहीं है, सिलेबस में आपका ये है नहीं। पहली बात है, ये वही चीज़ बोला है, सिंचाई कृषि कैसे फैला नहीं फैला, कहाँ कहाँ पर नदियाँ गई है वहाँ पर सिंचाई फैली है कि नहीं। चलिए, तो दोस्तों ये था वीडियो का पार्ट 1 और वीडियो का पार्ट 2 जल्द ही जो है अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर चाहिए, हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए या जूम क्लास चाहिए, तो दिए गए नंबर पर आप फ़ोन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।